Okay, question number five. क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2-chloropropanonic acid is used in many chemical synthesis और write the equation for this equilibrium। तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम कहता है कि, तो आपको पता है ना कि ये एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है। सो ये अपना क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा अपना, और इस पॉजिटिव आयन को H2O एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन आपके पास बन जाएगा। ओके, अच्छा, जब इसने अपना H प्लस दे दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सही हो गया। फिर कह रहा है कि 0.150 मोल ऑफ दिस dissolves into 50 cm cube of distilled water to produce a solution to pH 1.51। सो अब हमें करना क्या है कि कैलकुलेट द पीके। पीके का फॉर्मूला ये होता है। ओके, ये पीके का फॉर्मूला है। सही है। अब इस पीके के फॉर्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है, के। तो हमारी मजबूरी है कि हम सबसे पहले के को फाइंड आउट करें। ऐसा ही है। तो जब हम के को फाइंड आउट करेंगे तो के इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन फिर एक मसला आ गया। फिर एक मसला ये आया कि हमें तो H प्लस ही नहीं पता, हमें तो पीएच पता है। तो आप पीएच के फॉर्मूले से H प्लस निकालो ना। पीएच के फॉर्मूले से H प्लस कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग ले लो तुम उसका यार। जब तुम एंटी लॉग लोगे ना उसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ओके, इसको यहाँ पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकालो, क्योंकि मोल ऑफ एसिड दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को पहले डीएम क्यूब में चेंज कर लेना, तो ये आपके पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। यानी ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो मेरे पास के आ गया। जब के आया तो मैंने इस फॉर्मूले में रखा, पीके निकाल लिया, एंड दैट इज 2.80। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एकदम आसान सी कैलकुलेशन है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द पीएच सॉल्यूशंस ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो भाई आप एक काम करो, दोनों के H प्लस को आप डिसोसिएट कराओ, और आप ये देखो कि दोनों के H प्लस जब डिसोसिएट होते हैं तो उनका जो एन आयन बनता है, उनके जो दोनों में से एन आयन कौन स्टेबल है। जिसका एन आयन ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका एन आयन कम स्टेबल होता है वो लेस एसिडिक होता है। सिंपल सी बात है। तो जो आपका प्रोपेनोइक एसिड है ना, यानी कि आपका ये प्रोपेनोइक एसिड है ना, तो इसका एन आयन इज लेस स्टेबल, इसका एन आयन इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। ये लेस और वो मोर। ओके, वो मोर इस वजह से है क्योंकि उसमें क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्लोरीन क्या करता है, इनके पास जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, तो वो डीलोकलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो अपनी तरफ खींच लेगा उन्हें। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब तुम्हारा एन आयन विल बिकम मोर स्टेबल। जब मोर स्टेबल होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसकी पीएच कम होगी। इसकी पीएच क्या 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 होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कम होती है ना, तो लोअर पीएच। इसकी क्या होगी, लोअर पीएच। और इसकी क्या होगी, हायर पीएच। स्टेट व्हाट इज मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी भी अमीनो एसिड पर कोई चार्ज नहीं होता, लाइक न्यूट्रल होता है वो। उसकी वजह ये है कि जो है ना, ये बेसिकली ज्विटर आयन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो आपका ये अमीनो एसिड है ना, एलेनिन जो है, बेसिकली ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन क्या होता है, अगर मैं इसको ज्विटर आयन बनाऊं तो ज्विटर आयन कुछ ऐसे बनता है कि ऑटो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, ऑटो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये बन जाएगा C+O-, और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ओके, तो ये चूंकि इस पे एक ही टाइम में दोनों चार्ज है तो इसलिए ये न्यूट्रल है, तो इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो उस पीएच को हम कहते हैं कि वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। फिर कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एलेनिन एट pH 12 एट pH 2। तो ये आपका एलेनिन है। ओके, ये उसका ज्विटर आयन है। इसकी पीएच को मैंने कम कर दिया, यानी कि 2 पे ले आया। पीएच 2 पे लाने का मतलब क्या है कि मैंने उसकी पीएच को एसिडिक बना दिया।
भाई यही मतलब है ना यार, PH2 का मतलब क्या है यार, मैंने उसको एसिडिक बना दिया ना भाई। तो जब मैंने उसको एसिडिक बना दिया, तो मतलब कि मैंने H+ आयन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही है जी। PH2 का मतलब मैंने H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो H+ आयन जब आएंगे, तो ये जो H+ आयन इंट्रोड्यूस हुआ है ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास थोड़ी जाएगा कोई, नहीं, नेगेटिव के पास आएगा। तो ये C+O- से क्या बन जाएगा, C+OH, जबकि वो पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स द सेम। इसी स्ट्रक्चर को तुम यहाँ पे ड्रॉ कर दो, देखो मैंने ऐसे ही किया हुआ है। NH3 का चार्ज एज इट इज है और C+O को मैंने C+OH कर दिया। सिंपल, ये फॉर्मूला है उसका PH2 पर। आइसोमर की बात कर रहा है, 3D आइसोमर ऑफ एलेनिन, मसला ही नहीं है कोई। एक इन्होंने बनाया हुआ है, तुम उसका मिरर इमेज बना दो। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जब एक आपको बना के दे दिया तो दूसरा बनाने में क्या मसला है आपको यार, है ना। तो ये दोनों चीजें फ्लिप कर गई हैं, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, सिंपल सी बात है। यही तो होता है मिरर इमेज में। मिरर इमेज में यही तो होता है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑन ईच अदर। तो इसको उठाओ जरा, देखो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सुपर इम्पोज, ये अलग है। बात समझ रहे हो, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है, सुपर इम्पोज हो रहा ही नहीं। तो इसका मतलब यस, हमने आइसोमर सही बनाया है। अगर तुम ऐसा मिरर इमेज बनाओ तो जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सके, तो फिर वो आइसोमर नहीं होगा, सही है ना। डेफिनेशन है ये, इसकी कंडीशन है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ओके, समझ आ रही बात। फिर कह रहा है भाई पॉलीमर सी है तुम्हारे पास, फॉर्म्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एलेनिन एंड 4 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड। ये मैंने बनाया है 4 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड, ये मैंने बनाया है 4 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड। ओके, एंड दिस इज एलेनिन। सिंस दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो वाटर रिमूव होगा, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो तुम, मैंने लिंकेज शो किया है यहाँ पर, एमाइड लिंकेज। तो तुम्हें पॉलीमर जब बनाना होता है, तो पॉलीमर में तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं ना, तो मतलब कि वो एक कॉन्टिन्यूअस चेन स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने उसकी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ से भी निकाल दिया और इस OH को यहाँ से, तो मैंने कॉन्टिन्यूटी शो कर दी, विच शोज दैट और भी इसके ये मोनोमर्स अटैच्ड हैं, यानी कि रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये बेसिकली। बिल्कुल इसी तरह का यूनिट आगे भी है, इससे पीछे भी है, बहुत सारे। तो ये कॉन्टिन्यूटी इस चीज को शो करती है, तो ये आप लोगों को लाजमी करना करना होता है। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जाहिर सी बात है यार, वाटर रिमूव होगा, कंडेंसेशन होगी। सजेस्ट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी इंस्टेड ऑफ पॉलीप्रोपीन। भाई मेरे पॉलीप्रोपीन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीप्रोपीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं एडिशन पॉलीमर होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो टूट नहीं सकते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि पॉलीमर आपका जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ बैड थिंग, यू नो, ऑन इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट होता है उसका। खैर अभी हम उस चीज इम्पैक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा फोकस कहीं और है। क्वेश्चन ये है कि सी बायोडिग्रेडेबल क्यों है, तो भाई मेरा सी में एमाइड लिंकेज है ना। एमाइड लिंकेज हो या एस्टर लिंकेज हो, सो जितनी भी लिंकेजेस होती है दे कैन रिएक्ट विद वाटर, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। व्हेन दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, सो मींस दैट दे आर गोइंग टू रिएक्ट, दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन। और इसीलिए तो हम इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल है वो। तो कह रहे हैं साइंटिस्ट्स आर इन्वेस्टिगेटिंग सी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पॉलीप्रोपीन इन पैकेजिंग। ज्यादातर पैकेजिंग में पॉलीप्रोपीन यूज होता है ना, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये भी यूज हो सकता है। और ये तो ज्यादा अच्छा है यार, ये तो बायोडिग्रेडेबल भी है। बात समझ रहे हो। तो बायोडिग्रेडेबल का रीजन क्या है कि इसमें एमाइड लिंकेज है व्हिच कैन इजीली हाइड्रोलाइज। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस का सबका आंसर सेम होता है, ये कोई इकलौता सवाल नहीं है कि इसमें हम ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमसे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा ये क्या, ये तो अभी ये पॉलीमर आया है पॉलीमर सी, कल को पॉलीमर डी आ जाए मुझे कैसे पता लगेगा। अरे भाई लिंकेज देख लेना यार उसमें, लिंकेज अगर है तो उसका भी यही आंसर लिख के आ जाना, क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, जस्ट चिल। फिर कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर्स बताओ आप। तो एसिड बेस पेयर 1, तो अब आप एक चीज नोट करो, अमोनिया इज अ बेस, ये तो सबको पता है ना, अमोनिया इज अ बेस। तो इसने जब H+ एक्सेप्ट किया तो NH4+ बन गया, चूंकि इसने गेन ऑफ हाइड्रोजन किया है तो ये आपका बेस हुआ। प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है ना, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इससे ये बन गया। ओके, तो एक पेयर मैंने ये बना दिया, सेट हो गया। और इससे ये बन गया तो मैंने एक पेयर ये बना दिया। बात समझ रहे हो, सिंपल सी बात है ना।
क्वेश्चन ये है कि हम किसको एसिड बोले किसको बेस बोले, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बेस बोलोगे। कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव मींस इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट H प्लस आयन। सो प्रोटॉन का एक्सेप्टर कौन होता है? बेस होता है ना। ये भी बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, एएस में तुम लोग पढ़ते थे ये इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो एसिड बेस का टॉपिक नया आया है ना उसमें, जिसमें टाइट्रेशन कर्व्स भी हैं, तो उसमें तुम एसिड बेस पेयर को डिस्कस करते हो, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, राइट। फिर कह रहा है कि इन एन एक्सेस ऑफ अमोनिया दिस अंडरगोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Cl को रिप्लेस कर देगा ना यार, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो उसने करवा दिया रिएक्शन, बेहतरीन हो गया, गुड हो गया जी। A student investigates the rate of reaction 2. The student mixes with a large excess of ammonia. The graph in figure 5.3 shows the results obtained. कहता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, बताओ जरा बताओ। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब तुम दो हाफ लाइफ निकालोगे तो वो दोनों हाफ लाइफ कांस्टेंट आएंगी, कांस्टेंट आएंगी। 100% कांस्टेंट ना है, लेकिन उसने तुम्हें एक समझते हो कि डोमेन तुम्हें एक दिया, एक रेंज उन्होंने तुम्हें दी हुई है, यार इस रेंज में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो अब देखते हैं क्या आता है। हाफ लाइफ वो होती है ना यार कि द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। तो आप दो दफा हाफ लाइफ निकाल लो, थोड़ी मेहनत कर लो भाई। हाफ लाइफ निकालने के बाद आप देख लो यार वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन सिलेक्ट कर ली जहां पर ग्राफ खत्म हो रहा है, यानी ये वाली। भाईजान मैंने ये वाली कॉन्सेंट्रेशन सिलेक्ट कर ली एंड दैट इज 0.0210। ओके, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डिवाइडेड बाय 2 कराया ताकि मैं इसका हाफ ले सकूं, तो मेरे पास आंसर आया कुछ ये वाला। ओके, तो इस पर मैंने टाइम नोट कर लिया, यार ये टाइम आ रहा है 520। अब आप देख लो यार एक बॉक्स कितने का है, मतलब 0 to 200 तक के बीच में 1 2 3 4 5 है, तो एक बॉक्स कितने का हुआ? मेरे ख्याल में 40 का हुआ है ना। 40 80 120 160, 160 के बाद 200, है ना, ऐसे ही है ना, तो 40 का है। तो यार ये कितना हुआ? 520 हुआ, ऐसे ही है, 520 हुआ भाई। अब मैंने इसका भी हाफ कर दिया कंसंट्रेशन का, तो दूसरा टाइम आ गया मेरे पास, दूसरा टाइम आ गया, ये 1030 आया। तो भाई फर्स्ट हाफ लाइफ इज 520 एंड द सेकेंड हाफ लाइफ इज, इसको सब्ट्रैक्ट करा लो ताकि तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन आ जाए। तो आंसर है 510। तो ओके, 10 का डिफरेंस तो चलेगा, कांस्टेंट हाफ लाइफ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो हाफ लाइफ में इसी तरह होता है यार, इसी तरह कैलकुलेट करना होता है हाफ लाइफ से ना। तो तुमने काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा उसमें वो चीजें बता देते हैं पहले से ना, कि अगर हाफ लाइफ पहली वाली छोटी हो दूसरी वाली बड़ी हो, या पहली वाली बड़ी हो दूसरी वाली छोटी हो, या दोनों सेम हो, तो इसी हिसाब से फिर जीरो ऑर्डर होता है, इसी हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसी हिसाब से सेकंड ऑर्डर होता है। तो इसलिए बिल्कुल सेम थिंग है यहाँ पर। तो बड़ी बात ये इन्होंने तुम्हें क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया यार कि ये जीरो ऑर्डर है, तो बस एंजॉय करो ना यार फिर। तो बात है सीधी भाई, तुम्हें बस तुम्हें सेम करनी है बात समझ रहे हो? तुम्हें हाफ लाइफ को सेम लेकर आना है। ओके हो गया। पाकिस्तानी तो वैसे भी बेटा आपको पता है कि ये तो वैसे भी हाफ लाइफ लाने में माहिर है भाई, तो इसको कर लेना तुम। फिर कहता है अच्छा ये जो फर्स्ट ऑर्डर आया है ना, ये देखो ख्याल करो आगे यूज हो रहा है इसका, ये इसके इसके उस पे आया है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, फिर कह रहा है कि भाई लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया क्यों यूज किया? भाई जिसको हम लार्ज एक्सेस में यूज करते हैं ना यार, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। बात समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो अमोनिया का कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट पर, क्योंकि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि लार्ज एक्सेस में यूज कर लिया है तुम लोगों ने रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो इससे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते थे, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का रेट डिटरमिनिंग मेथड है। बात समझ रहे हो? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका तो तुम्हें पता है ना यार, इसका तो तुम्हें पता है, ये तो हमने ग्राफ से पता लगा लिया, तुम्हें इसका पता लगाना है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज किया बाय 1.5, तो रेट भी इंक्रीज हुआ 1.5, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर पता लग गया मुझे, उसका तो मुझे पता ही था, तो ओवरऑल क्या ऑर्डर बना? सेकेंड ऑर्डर। ओवरऑल क्या बना? सेकेंड ऑर्डर। तो ये तो SN2 मैकेनिज्म हुआ। तो SN2 भाई, SN1 रिएक्शन का मतलब 1 बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज 1। SN2 का मतलब 2 बोले तो व्हेन द ऑर्डर इज 2।
Okay. Describe the effect of an increase in temperature on the rate of reaction and ammonia. Explain your answer. यार टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, मतलब के बिल्कुल वही आंसर है, बिल्कुल आसान सा। ये तो होपफुली पता है आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके होने से कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब के बार बार कोलिजन हो रहा है, बार बार कोलिजन हो रहा है, फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंट कोलिजन जब हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं जिनकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके। फिर कहता है कि व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस इज यूज्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर, वन प्रोडक्ट हैज द फॉर्मूला C6H9NO4 2 4 ऑक्सीजन 6 कार्बन। भाई 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 6 कार्बन, यार समझ जाओ ना तुम। ऐसा ही एक और भी होगा, ऐसा ही एक और भी होगा, बात समझ रहे हो। और नाइट्रोजन भी है, तो इस Cl की जगह आपके पास। तो अब तुम एक काम करो, अब तुम एक काम करो कि ये वाला मॉलिक्यूल आ गया यहां से, फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब पता है क्या है। अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ, इधर आओ जरा ऊपर तुम लोग। यार एक दफा तो सब्स्टिट्यूशन हो गई ना इसकी, तो ये बन गया, बन गया ये। वो कह रहा है भाई अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो ना तो एक और दफा सब्स्टिट्यूशन होता है, वो क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आइए जरा। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव। तो जब ये अटैक करेगा क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, एंड फाइनली जब क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा ये पूरा NH यहाँ कर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के पास। मैंने इसको शो कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बन गया तुम्हारे पास यार C6H9NO4 2 माइनस का चार्ज इसलिए आया क्योंकि दोनों पे -1 है, तो ओवरऑल 2 माइनस का चार्ज। इजी इजी। ओके हो गया जी।